बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट है। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लंग्स और उसके एयर पैसेजेस पर मुश्तमिल होता है। इस बात के लिए स्पेशलाइज्ड होता है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, यानी जो हम हवा जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को इनटेक करना है और उसको ब्लड के साथ जो है वो एक्सचेंज करना है। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। और अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम किस प्रोसेस के थ्रू काम करता है? रिस्पायरेशन के थ्रू। रिस्पायरेशन हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर और सेल्स ऑफ द बॉडी के दरमियान में एक्सचेंज होने को बोलते हैं। जो रिस्पायरेशन है वो अपने अंदर ही जो है वो 3 प्रोसेसेस को जो है कंप्लीट होकर एक रिस्पायरेशन प्रोसेस बनाते हैं, जिनमें वेंटिलेशन आता है। यानी जब हम सिंपल एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स की बात करते हैं, तो जब एयर इन वो इंस्पिरेशन, जो एयर आउट तो वो एक्सपायरेशन, और जब हम लंग्स के अकॉर्डिंग एयर इन एंड आउट पढ़ते हैं तो वो वेंटिलेशन ऑफ लंग्स कहलाता है। उसके बाद से हमारे पास रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स जो है वेंटिलेशन के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल को एक्सटर्नल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक जो है, नोज के थ्रू हमारे पास प्रोसेस करते हुए लंग्स तक पहुंचती है। तो जो गैसेस ऑफ एक्सचेंज जो है लंग्स और ब्लड के दरमियान में होता है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाता है। और जहाँ पर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड करता है, यानी ब्लड और लंग्स के दरमियान एक्सचेंज हो गया, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बंद हो गई, उसके बाद से इंटरनल रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है। यानी वही जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो ब्लड और टिश्यूज के दरमियान में होगा, और फिर ये जो है टिश्यूज से मज़ीद सेलुलर मेटाबॉलिज्म और इस तरह के केमिकल प्रोसेसेस के लिए जो है बॉडी में पहुंच जाएगा। अब हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक रिस्पायरेटरी फंक्शंस होते हैं और एक नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शंस होते हैं। जो रिस्पायरेटरी होंगे वो स्पेसिफिक रिस्पायरेशन का काम करेंगे, जो नॉन रिस्पायरेटरी होंगे वो वही रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो रिस्पायरेटरी कोई फंक्शंस नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा एसेसरी फंक्शंस होंगे। तो अब रिस्पायरेटरी फंक्शंस हम पढ़ते हैं, जिनमें हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात की, यानी जो एयर जो है इन एंड आउट ऑफ द लंग्स होती है तो वो पल्मोनरी वेंटिलेशन है। इसी तरह अल्वेलाई और ब्लड के दरमियान डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगी। और वही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से टिश्यूज में जाती है, यानी इंटरनल रिस्पायरेशन, और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन होती है, तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक रिस्पायरेटरी फंक्शन है। अब नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शंस में जिस तरह से नोज से जो है, यानी हमारी जो नाक है, यहाँ से रिस्पायरेटरी फंक्शन स्टार्ट होता है। तो वो नोज जो है वो रिस्पायरेटरी फंक्शन में परफॉर्मेंस के अलावा भी एयर फिल्ट्रेशन करती है, साथ साथ क्लींजिंग रिफ्लेक्सेस भी देती है, यानी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस भी हमें देती है। इसके बाद जो है ऑल्फेक्शन यानी स्मेल, और फिर हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स वोकलाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हमारे टॉन्सिल्स हैं तो वो साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म भी करते हैं। इसके अलावा वाटर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, पीएच रेगुलेट करना, और साथ साथ एसीई यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को सिक्रीट करना। ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारे लंग्स से जो है वो आता है, और ये स्पेशली जो है ब्लड प्रेशर में जब हमारे पास जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो या हाई हो जाए और या फ्लूइड इम्बैलेंसेस हो जाए, तो ये उन सब को रेगुलेट करने के लिए जो है लंग से सिक्रीट होता है। ये एक रास सिस्टम परफॉर्म करता है, जो कि उसके लिए मैं एक नेक्स्ट जो है प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हम रिस्पायरेटरी डिवीजन पढ़ते हैं। हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक हमारे पास है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है, और जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स हैं, ये हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है।
अब डायग्रामेटिकली थ्रू पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसमें जितने ऑर्गन्स और जितने स्ट्रक्चर्स शामिल हैं सबको डायग्रामेटिकली व्यू के तौर पर आप देख ले। अब हम इन सब को एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी, तो वो है नोज। नोज जो है आम फंक्शन में उसका ये है कि उससे हम स्मेल करते हैं, लेकिन जब हम इसको रिस्पायरेटरी ट्रैक के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो इसके मज़ीद फंक्शंस आते हैं, जिसमें एक फंक्शन इसका ये है कि जो एयर इनहेल होती है उसको ये गर्म करता है, क्लींस करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। अब यहाँ पर जो है अगर एयर में कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो ये उस बैक्टीरिया को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। इसके साथ साथ ये एक एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर भी काम करता है जो वॉइस को एम्पलीफाई यानी इफेक्ट करता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो जुकाम जिनको हो जाता है तो उसके साथ जो है अगर उनकी नाक बंद होती है तो उनके साथ उसकी वॉइस पर भी जो है वो इफेक्ट आता है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नाक है वो एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर है, यानी ये हमारे साउंड को इफेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास नोज में नेजल कैविटी होती है जिसमें जो है हमारे पास एयर पैसेज वे है ये। उसके बाद जो हमारे दो नस्ट्रिल्स हैं, इन दोनों नस्ट्रिल्स के दरमियान जो हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि इन दोनों नस्ट्रिल को आपस में अलग अलग करता है उसको हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। उसके बाद हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जितने भी हमारे पास ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो रिस्पायरेटरी है, चाहे वो डाइजेस्टिव है, चाहे वो यूरिनरी है, जहाँ पर भी ट्रैक का नाम आता है तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में अब नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या है, उसमें म्यूकस है जो कि उसको कोलैप्स से बचाएगा, हेयर है जो कि उसको जो है इनहेल हेयर को जो हमने ऊपर जो फंक्शंस पढ़े हैं वो ये परफॉर्म करेगा, बैक्टीरिया केचिंग हो गया। इसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है जो कि स्मेलिंग में मदद करेंगे। रिसेप्टर्स हमारे पास वो होते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि स्मेल को सेंस करेंगे और उसको फिर ब्रेन तक पहुंचाएंगे, तो तभी जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो स्मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है फेरिंग्स, यानी नोज के बाद हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर क्या आता है, फेरिंग्स आता है। ये हमारे पास एक मस्कुलर ट्यूब है जो 13 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड होती है, इंचेस में ये 5 इंच होती है, ये याद रखनी है आप लोगों ने। इसके बाद जो है हम इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। इसमें जो है जो तीनों रीजन में एक रीजन इसका नोज से स्टार्ट होगा तो उसको नेजोफेरिंग्स बोलेंगे, एक रीजन इसका माउथ से स्टार्ट होगा उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलेंगे, और एक रीजन इसका लैरिंग्स से स्टार्ट होगा उसको हम लेरिंजोफेरिंग्स बोलेंगे। तो जो नेजोफेरिंग्स होगा, अब इसके एनाटॉमी क्या है कि ये सॉफ्ट पैलेट के पीछे लाई करेगा, यानी ये जो है नोज से निकलेगा तो ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ये उसके पीछे होगा। इसके साथ स्टोशियन ट्यूब अटैच होगा। स्टोशियन ट्यूब हमारे पास एयर कैनाल से आई हुई एक ऑडिटरी ट्यूब है जो हमारे एयर कैनाल के जितने भी एक्सक्रीशंस होते हैं वो एयर कैनाल के थ्रू हमारे स्टोशियन ट्यूब के थ्रू नेजोफेरिंग्स में आते हैं और इसके बाद जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में शामिल होकर जो है वो हमारे फूड के साथ साथ बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे पास जो है मेन इम्यून सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गन है जो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं। इसके बाद अब हम ओरोफेरिंग्स यानी ये माउथ रीजन की साइड पर है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, ये सॉफ्ट पैलेट और रूट ऑफ द टंग जो है जो हमारी जहाँ से टंग जो है वो स्टार्ट होती है वहाँ उसके दरमियान में ये पाया जाएगा। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, हमारे हायोइड बोन यानी हमारा जो नेक बोन है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे ओवल्वा से एक्सटेंड होगा। ओवल्वा अगर आप अपना मुंह खोले तो आप देखें तो उसमें जो है एक गोल सी चीज़ आपको नजर आएगी, उसको हम एवोल्वा बोलते हैं। तो उस एवोल्वा से स्टार्ट होता है ओरोफेरिंग्स और जाता है हायोइड बॉन्ड, और इसमें क्या क्या आ जाता है, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम लेरेंजोफेरिंग्स की बात करते हैं। ये हायोइड बोन से एक्सटेंड होता है, यानी नेक बोन से ये एक्सटेंड होकर क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जाता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि लेरेंजोफेरिंग्स हायोइड बोन से शुरू होकर क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जाता है।
उसके बाद ये एक पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो ओरोफेरिंक्स और लेरिंजियोफेरिंक्स हैं, ये दोनों पैसेजवे है, फूड के लिए भी है और एयर के लिए भी है, जबकि एज कम्पेयर टू जो नेजोफेरिंक्स है वो जस्ट एयर के लिए है, क्योंकि वो नोज के साथ अटैच है, इसलिए वो जस्ट एयर का पैसेजवे है। और ये चूंकि जो है हमारे पास माउथ और लैरिंग्स का जिक्र आ गया है, तो इस वजह से ये दोनों का पैसेजवे है। ये डायग्रामेटिकली थ्रू शो किया गया है। देखिए अब यहाँ से जो नेजो की साइड से आया है यानी नेजल कैविटी की, तो वो नेजोफेरिंक्स हो गया। जो माउथ साइड से आया है ओरल कैविटी से, तो ये ओरोफेरिंक्स हो गया। और जो लैरिंग्स की साइड पे आया है तो वो लैरिंजियोफेरिंक्स हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं लैरिंग्स की। ये हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। ये एक वॉइस बॉक्स होता है क्योंकि इससे हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये एक कार्टिलेजिनियस चैम्बर होता है जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब इसका एक प्राइमरी फंक्शन है कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। एक तो हमने इसका पढ़ लिया कि ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो बात साइड पे। अब इसका एक और फंक्शन है सिक्योरिटी गार्ड का, यानी ये क्या करता है कि जब हमारे पास स्वेलविंग होती है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या काम करता है कि जब स्वेलविंग होती है, यानी जब हम फूड को जो है वो स्वेलो कर रहे होते हैं, तो इसके जो लैरिंग्स के जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो लैरिंग्स को ऊपर की तरफ जो है वो धकेलने की कोशिश करते हैं, यानी एपिग्लोटिस की तरफ जो है। एपिग्लोटिस एक हमारे पास एक गार्ड का काम करता है। ये हमारे पास एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज होते हैं। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस को आप जो है एज अ ढक्कन भी कह सकते हैं कि ये जो है एक ढक्कन का काम करते हैं। तो अब जो है हमारे पास लैरिंग्स के जो एक्सट्रिंसिक मसल्स है वो जो है उन्होंने लैरिंग्स को जो है अपवर्ड करने की कोशिश की। अब लैरिंग्स के ऊपर का हिस्सा है जिसको ग्लोटिस कहा जाता है, और ये ग्लोटिस के ऊपर ही जो है वो एपिग्लोटिस है। तो अब ये जो लैरिंग्स मूव अपवर्ड करेंगे, ऊपर से जो टंग है वो क्या करेगा कि वो उसी जो एपिग्लोटिस है उसको नीचे की तरफ करेगा। तो लैरिंग्स के एक्सट्रिंसिक मसल्स की वजह से ये अपवर्ड मूव करेगा एपिग्लोटिस की तरफ। ऊपर से टंग जो हमारी ज़बान है वो एपिग्लोटिस को नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड जो है मोशन में पुश करेगी। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो लैरिंग्स होगी ये बंद हो जाएगी, यानी जो एपिग्लोटिस और ग्लोटिस ये हमारे पास एक ढक्कन का काम करते हैं, तो ये बंद हो जाएंगे। तो जो हमारी खुराक जो है वो फेरिक्स के थ्रू जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है वो चली जाएगी। अब अगर इन केस किसी का एपिग्लोटिस रिमूव किया गया है या डैमेज हुआ है, तो उसके नतीजे में भी क्या होगा कि जो लैरिंग्स के वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स हैं वो जो है फिर एज अ एपिग्लोटिस जो है वो काम करते हैं, यानी फिर वो जो है लैरिंग्स को जो है अपवर्ड करने की मूव करते हैं, और उसके जो फोल्ड होते हैं फिर वो एज अ ढक्कन काम करते हैं और खुराक और ड्रिंक वगैरह जो भी है उसको एयरवे से जो है वो महफूज रखते हैं और खुराक आसानी के साथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में चली जाती है। ये हमारे पास वो फोल्ड्स हैं कि जिनके थ्रू जो है हमारे जो है प्रोटेक्शन भी होती है और साथ साथ जो है वॉइस भी जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। इसमें एक इन्होंने ओपन क्लोज्ड पोजीशन में वोकल फोल्ड दिखाए हैं, और एक इन्होंने जो है ओपन पोजीशन ओपन ग्लोटिस दिखाया है, और ये क्लोज्ड ग्लोटिस है। अब हम लैरिंग्स के कार्टिलेजेस पढ़ते हैं। हमारे पास जो है टोटल लैरिंग्स के जो है 9 कार्टिलेजेस हैं, जिसमें 3 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। जो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हैं उनको हम थायरॉइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लोटिस पढ़ते हैं, और जो पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं वो एरेटेनॉइड्स, कॉर्निकुलेट्स एंड क्यूनिफॉर्म्स हैं। अब जो थायरॉइड कार्टिलेज है इसको ये जो है एडम जेपल बनाता है। आपने एडम जेपल का नाम पहले कहीं सुना होगा। ये जो है मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल में चूंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये मेल में जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो अगर मेल जो है वो अपने जो है मेल को जो एसेस किया जाए एडम जेपल के लिए, तो जब वो कोई स्वेलो करते हैं तो उनका जो एडम एपल होता है वो जाहिर होता है, यानी वो प्रोमिनेंट होता है। इस थायरॉइड कार्टिलेज में जो है एक और मेम्ब्रेन भी होती है जो एज अ लिगामेंट काम करती है। अब लिगामेंट में क्या होगा कि ये थायरॉइड कार्टिलेज को हायोइड बोन के साथ जो है वो अटैच कर लेगी। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि
एग्जैक्ट थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है और ये ट्रेकिया के टॉप पर जो है वो अटैच होता है। इसके बाद आता है हमारे पास एपिग्लोटिस, जो कि एक हमने इससे पहले जो डिस्कस किया है कि ये एक ढक्कन का काम करता है। तो ये एक स्पून शेप यानी जिस तरह की चम्मच होती है तो ये उस तरह का होता है और ये इलास्टिसिटी होती है। तो वही वाली बात कि ये स्वेलिंग के दौरान जो है ये जो है फेरिंग्स के साथ मिलकर जो है ये खुराक को जो है वो एयर वे में जाने नहीं देता और ये उसी तरह जो है ऊपर की तरफ फ्लेरिंग्स को धकेलता है और ये एज अ ढक्कन की तरह क्लोज्ड हो जाता है। इसके बाद अभी हम ये जो है हमारे पास अनपेयर्ड थे, अब पेयर्ड कार्टिलेज। अब ये वो कार्टिलेजेस है जो लैरिंग्स के बैक साइड पर होंगे, यानी जो हमारे पास जो अनपेयर होते हैं वो हमारे पास एंटीरियर साइड पर होते हैं लैरिंग्स के, और जो पेयर है वो हमारे पास बैक साइड पर हैं। इनमें जो पहला है वो है एरेटेनॉइड कार्टिलेज। ये हमारे पास छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वोकल फोल्ड जो हमने इससे पहले डायग्राम में देखे हैं ये उनकी पोजीशन और टेंशन को जो है मुतासिर कर सकते हैं। इनकी शेप जो है ट्रायंगुलर टाइप होती है और ये पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर में होते ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, यानी ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये हमारे पास जो है हायोइड बोन है और ये जो है बटरफ्लाई शेप जो आपको दिख रहा है ये थायराइड कार्टिलेज है और ये हमारे पास इसके रिंग टाइप है जो एग्जैक्ट थायराइड कार्टिलेज के नीचे है। तो जो हम एरेटेनॉइड पढ़ रहे हैं वो इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज के बैक साइड पर होगी। इसके बाद हमारे पास आता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये हॉर्न शेप्ड होते हैं, यानी ये सिंक टाइप के होते हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं जो कि एपिक्स ऑफ ईच एरेटेनॉइड, यानी ये बिल्कुल एरेटेनॉइड के बिल्कुल नीचे पड़े होते हैं, इसके एपिक्स में, यानी इसके बिल्कुल नीचे होंगे। यूनिफॉर्म कार्टिलेज ये क्लब शेप्ड कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं जो कर्निकुलेट कार्टिलेज के एंटीरियर होते हैं, यानी ये बिल्कुल उनके आगे पड़े हुए होते हैं। अभी इन तमाम कार्टिलेजेस की जो है एक छोटी सी समरी इन्होंने की है कि ये जो फर्स्ट 3 हैं वो हमारे पास जो है लार्ज, मतलब जो बड़े वाले हैं वो अनपेयर्ड हैं, जिनमें जो सबसे ऊपर का होता है वो एपिग्लोटिक कार्टिलेज होता है जो स्पून शेप्ड होता है। उसके बाद आता है लार्जेस्ट जो थायराइड कार्टिलेज है, ये जो है हमारे पास एडम्स एप्पल बनाता है। वही वाली बात कि मेल में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और जो रिमेनिंग कार्टिलेज है जिसमें एरेटेनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म है, ये इन कार्टिलेजेस के बैक साइड पर जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ तक जो है वो हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक ख़त्म हो गया। अभी हम अपने लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेकिया स्टार्ट हो गया है। ट्रेकिया या विंड पाइप ये रिजिड यानी ये सख्त ट्यूब होती है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर जो है वाइड होती है, और ये इसोफेगस के बिल्कुल इंटीरियर पे, यानी ये इसके बिल्कुल आगे होती है। इसमें हमारे पास 20 सी शेप रिंग्स होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज की, यानी ट्रेकिया की ये जो 20 सी शेप रिंग्स हैं, इनमें से जो रिंग्स लैरिंग्स और स्टर्नम के दरमियान में आ रही है उनको हम पाल्पेट भी कर सकते हैं, यानी हम उसको अपनी 3 इंडेक्स फिंगर की वजह से जो है उनको फील कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो हमारे पास ओपन पार्ट है जो सी शेप रिंग्स हैं, तो वो क्या है कि वो ओपन है क्योंकि वो इसोफेगस के लिए जो है वो एक जगह प्रोवाइड करता है। अब इसोफेगस और ट्रेकिया ये दोनों हमारे पास जो है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ट्रेकिया जो होता है वो बिल्कुल इनके इसोफेगस के साथ होता है, तो ये जो ओपन पार्ट होता है तो ये इतनी जगह छोड़ता है ताकि इसोफेगस जो है वो ड्यूरिंग फूड और स्वेलो प्रोसेस में जो है वो आसानी के साथ जो है वो एक्सपेंड हो सके। इसके बाद जो है ये क्यों एक्सपेंड होता है, यानी ये जो है कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आती है कि ये अपने आप को जो है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसमें हमारे पास ट्रेकियालिस मसल्स होते हैं, कार्टिलेजेस जो हमारे पास ट्रेकिया में कार्टिलेजेस रिंग्स हैं, इनके अंदर ट्रेकियालिस मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अभी हम ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल ट्री की बात करते हैं। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर हमारे पास जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस में और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। आपने शुरू में जो हमने पूरा ऑर्गन्स पढ़ने से पहले हमने एक स्ट्रक्चर देखा था
ये जो स्ट्रक्चर था तो इसमें जो है हमारे पास ये जो ट्रेकिया है ये राइट और लेफ्ट में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये जिस पॉइंट पर डिवाइड होता है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है। ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर इनका फ़र्क ये है कि इसमें जो राइट साइड का ब्रोंकस होता है, यानी जो हमने फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हुआ है, तो इसमें जो राइट होता है वो हमारे पास मोर वर्टिकल, और ये जो है शॉर्ट भी होता है, वाइडर भी होता है और वर्टिकल भी होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एस्पायरेट हुआ है, यानी वो जो है वो जो हमने लैरिंग्स की बात की कि वो फूड पार्टिकल्स को जो है एयरवे से स्टॉप करता है, तो अगर कोई जो या अगर वो क्रॉस कर जाए यानी वो एस्पायरेट कर जाए तो वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो राइट प्राइमरी ब्रोंकस में जाए एज कम्पेयर टू लेफ्ट। अब जिस तरह ट्रेकिया में हमारे पास सी शेप रिंग्स थी, यानी वो एक साइड जो है उनका ओपन था ताकि वो इसोफेगस को एक्सपेंड होने दे सके, इसी तरह जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें भी हमारे पास इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं जो जिसमें हमारे पास एपिथेलियम से वो लाइन करती है। और कौन सा एपिथेलियम? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर। अब ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर ये वो होंगी जो कोलोमनर होंगी, लेकिन इसका जो अपीयरेंस होगी वो स्ट्रेटिफाइड और कोलोमनर दोनों को शो करेगी। इस वजह से हम इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर एपिथेलियम बोलते हैं। इसके बाद जहाँ पर जो पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रेकिया जो है वो राइट एंड जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर जो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई बनता है उस पॉइंट को हम कैरेना बोलते हैं। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कैरेना की, वो मोस्ट सेंसिटिव एरियाज होते हैं लैरिंग्स और ट्रेकिया के, क्योंकि ये यहाँ से हमारे पास कफ रिफ्लेक्स जो है ये ट्रिगर होता है। और उसके बाद जो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई था जो ट्रेकिया डिवाइड हुआ था, अब ये लंग्स के अंदर एंट्री करेगा। तो जो जिस पॉइंट में ये लंग्स के अंदर इंटर होगा तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई से जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो बन जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट पे हो या राइट पर हो। राइट पे हो गए तो राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो लेफ्ट पे हो गए तो लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब हर एक लोब लंग्स में जो है वो हमारे पास एक एक सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो रिसीव करेगा, राइट लंग भी करेगा, लेफ्ट लंग भी करेगा। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है फिर वो मजीद ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होता है, फिर हम इसको टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई फिर हम इसको बोलते हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड हो गया ब्रोंक्यूल्स में। अब ये वो पोर्शन होगा लंग का जहाँ पर वेंटिलेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो वेंटिलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो जो वेंटिलेट हुआ है ब्रोंक्यूल तो उसको फिर हम पल्मोनरी लोब्यूल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब वेंटिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी वहाँ से एयर जो है वो लंग्स में एयर इन एंड आउट होना शुरू हो गया, तो वो पल्मोनरी लोब्यूल कहलाता है। अब जो ब्रोंकाइल जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। तो ये जो एक्सटेंसिव ब्रांचेस हैं ट्रेकिया से लेकर हमारे पास और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, फिर हम इसको ब्रोंकाइल ट्री बोलते हैं। अगर आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके पीछे चले जाएं और फिर ये दोबारा करें कि पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बना, उसके बाद जो है हमारे पास पल्मोनरी लोब्यूल बने, फिर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स और फिर हमारे पास ब्रोंकाइल ट्री। तो ये सब आपको जो है याद रखने होंगे कि ये मजीद डिवीजन इनकी हो रही है। तो यहाँ से जो है हमारे पास फ्लोशीट बनाई है मैंने कि ट्रेकिया से जो है पहले प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, उसके बाद डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों साइड पर हो रही है। अगर प्राइमरी ब्रोंकाई बन रहा है तो राइट पे भी बन रहा है और लेफ्ट पे भी, सेकेंडरी बन रहा है तो राइट और लेफ्ट दोनों पे, तो ये दोनों लंग्स में साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवीजन हो रही है टर्शरी ब्रोंकाई में, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बन रहा है और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एक ट्री टाइप जो है ये बना रहे हैं। अब ये डायग्रामेटिकली के थ्रू जो है इन्होंने शो किया है, ये हमारे पास लैरिंग्स है और जो हमने हायालीन कार्टिलेज पढ़े तो ये, और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये हमारे पास ट्रेकिया के जो है वो सी शेप रिंग्स हैं। इस पॉइंट पर जो है वो ट्रेकिया डिवाइड हुआ है, ये फिफ्थ
थोरेसिक वर्टिब्रा है और ये कैरेना कहलाता है। अब कैरेना जो है राइट एंड लेफ्ट में हुआ है। अब ये जो राइट है ये आप लोग ये जो राइट है ये हमारे पास शॉर्ट भी है और वाइड भी है। उसके बाद और ये जो लेफ्ट है ये जो है लॉन्ग भी है और ये नैरो भी है। तो जो राइट है तो अब ये जो है पहले ये प्राइमरी था, लंग में जिस तरह इंटर हुआ है तो ये सेकेंडरी हो गया है, सेकेंडरी से ये टर्शरी हो गया, टर्शरी से ये ब्रोंक्यूल्स में और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और उसके बाद जो है हमारे पास ये जो ट्री है ये अल्वेलाई पर एंड हो जाती है। यानी यहाँ से फिर वेन्स और आर्टरीज जो है स्टार्ट होकर जो है वो फिर अल्वेलाई की फॉर्मेशन करती हैं। अब जो है हमारे पास जो लैरिंग्स, जो ट्रेकिया और जो ब्रोंकाइल ट्री है, यानी ये जो जितना हमारे पास स्ट्रक्चर है ये इसको कौन कर रहा है, यानी इसको कौन कवर कर रहा है, जो हमने सिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब सिलिएटेड का वर्ड आप लोग जहां भी सुने तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो सीलिया जो है ये हमेशा चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो है हमारे पास ये तीनों मिलकर जो है म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, जिस तरह हमारे पास एस्केलेटर जो है वो हमें ऊपर से नीचे लेकर आता है या नीचे से ऊपर लेकर जाता है, इसी तरह ये हमारे पास एयर कैनाल, यानी ये हमारे पास एयर का एक एस्केलेटर है। इसके थ्रू हमारे पास जो है एयर जो है वो आगे मजीद जो है फ्लो करती है। तो ये जो इसमें हमारे पास क्या होगा, म्यूकस होगा। अब म्यूकस जो है एक इसका काम क्या है कि ये लंग्स को जो है वो वेट रखता है ताकि वो कोलैप्स ना हो। दूसरा जो है ये हमारे पास उन पार्टिकल्स को जो है वो ट्रैप करता है, यानी इसके अंदर जो है हमारे पास हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो है इम्यून रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं, इम्यून सेल्स मौजूद हैं। तो ये जो म्यूकस है ये भी क्या करता है, इनहेल्ड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और उसके बाद जो है वो उनको वेस्ट आउट कर लेता है या जो हमारे पास एक्सक्रीशन होती है उसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर देता है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी यूनिट जो हमने पढ़े, ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि अल्वेलाई तक, तो अब जो है हमारे पास ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बने। उसके बाद जो है अब यहाँ तक हमारे पास जो ब्रोंकाइल ट्री है वो एंड हो गया है, क्योंकि यहाँ से अब अल्वेलाई का जिक्र स्टार्ट हो गया। तो ब्रोंक्यूल से फिर ये अल्व्यूलर डक्ट्स, उसके बाद अल्व्यूलर सैक्स। सैक्स जो है पॉकेट टाइप जो है उसको हम कहते हैं, जिस तरह छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। तो डक्ट से फिर अल्व्यूलर सैक्स बनता है। उसके बाद जो है फर्स्ट अल्वेलाई, यानी जो सिंगल एक अल्वेलाई होता है, सिंगुलर अल्वेलाई, तो वो एंट्रम कहलाता है। और उसके बाद जो झुरमट आपको नजर आता है, ये जो अंगूर के दानों जैसा झुरमट है, तो ये हमारे पास फिर अल्वेलाई कहलाता है। अब बात कर लेते हैं लंग्स की। लंग्स जो है कॉनिकल शेप्ड हैं, ऑर्गन है जिनमें जो है उनका जो बेस है वो कनकेव है, यानी जो हमारे पास जो है उभरा हुआ है, जो उभरा हुआ सरफेस होता है वो कनकेव होता है, और जो पिचका हुआ होता है यानी जो अंदर की साइड पर मेम्ब्रेन हुई होती है तो वो कन्वेक्स होती है। तो ये जो है हमारे पास डायफ्राम पे पड़ा होता है और इसकी जो है ब्लंट पीक होती है, यानी उसको हम एपेक्स बोलते हैं। तो वो क्लेविकल्स के साथ जो है वो अटैच होती है। इसका जो अब ये बॉर्डर्स और सरफेसेस की बात हो रही है, तो इसका जो कोस्टल सरफेस होता है, यानी इसका जो कोस्टल एरिया की तरफ इसका जो रुख होता है वो रिब केज के साइड पर होता है। मीडियास्टिनल सरफेस जो है वो जो है मीडियली फेस करता है। इसका मतलब ये है कि जो लंग्स होते हैं ये हमारे कोस्टल कार्टिलेज के अंदर पड़े हुए हैं, तो इनका जो इंटीरियर साइड होगा वो कोस्टल सरफेस होगा, इनका जो यानी कनकेव साइड होगा वो मीडियास्टिनम की तरफ जो है वो होगा। और वो लंग जिस पॉइंट पर जो है ये ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को जो है ये रिसीव करते हैं उनको हम हिलम बोलते हैं। हिलम जो है ये हमारे पास एक स्लिट टाइप होती है, कट टाइप होता है। उसके बाद लेफ्ट लंग जो है ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा कि जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से जो है वो छोटा भी है और नैरो भी है। वो क्यों है? वो हार्ट कार्डिक नोच की वजह से, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो है हमारे पास हार्ट मौजूद है, इस वजह से जो है हमारे पास जो लेफ्ट लंग है तो वो जो है नैरो भी है और थोड़ी सी स्लिट भी है, क्योंकि वहां पर कार्डिक नोच मौजूद है। जो लेफ्ट लंग है उसके दो लोब्स हैं,
क्योंकि एज़ कम्पेयर टू वो राइट लंग से जो है वो नैरो भी है और वो छोटा भी है। तो उसमें जो हमारे पास ब्रोंकाई भी जाता है वो भी हमारे पास लॉन्ग और नैरो होता है, क्योंकि वो जो लंग है वो छोटा है कार्डियक नोच की वजह से। अब वो जो लेफ्ट लंग है उसके दो बॉड हमारे पास राइट लंग के 3 लॉब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 लॉब्स होते हैं, और जो हमारे पास 2 लॉब्स है वो एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है, जिनके दरमियान एक डीप फिशर है, यानी जो इनको जो है वो डिफरेंशिएट करता है, तो उसको हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। अब चूंकि राइट लंग के पास 3 लॉब्स हैं तो उसमें हमारे पास सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर आता है। अब सुपीरियर लोब जो है वो मिडल लोब के दरमियान हॉरिजेंटल फिशर है और इंफीरियर लोब और मिडल लोब के दरमियान में ऑब्लिक फिशर है। अब हमारे पास बात आ जाती है अल्विलाई की। अल्व्यूलस, प्लूरल अल्विलाई को जो है वो हम अल्व्यूलस बोलते हैं। ये एक पाउच होता है जो कि 0.2 से 0.5 मिलीमीटर डायमीटर होता है। इसमें हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, क्योंकि इसमें जो है एयर एक्सचेंज होगी तो इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। एक अल्व्यूलर सैक, यानी पहले डक्ट्स थे, फिर सैक्स बन रहे थे और फिर जो है हमारे पास अल्विलाई थे। तो एक अल्विलर सैक में जो है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्विलाई जो है वो मौजूद होंगे और वो एक ही ओपनिंग को जो है वो शुरू, सैक का मतलब ही एक पॉकेट होती है, तो एक पॉकेट के अंदर जो है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्विलाई होंगे, जिनका जो रास्ता होगा वो एक ही होगा। जो सरफेस एरिया होता है अल्विलाई का वो 70 मीटर स्क्वायर होता है। अब जो वॉल्स होते हैं अल्व्यूलर वॉल्स, उनके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं 2 टाइप्स के। अब जो टाइप 1 होंगे वो एक बंडल ऑफ नंबर्स में हमारे पास होते हैं और ये कंटिन्यूस लेयर्स बनाते हैं। अब इनके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत ईजीली हो सकेगी। अब जो टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स हैं उनको हम सेप्टल सेल्स बोलते हैं। अब ये हमारे पास गोल गोल होते हैं और ये बहुत कुछ नंबर में जो है ये पाए जाते हैं और ये टाइप 1 सेल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास टाइप 1 सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा वो इन सेल्स पर होगा। अब ये जो है एल्व्यूलर फ्लूइड भी जो है वो सिक्रीट करेंगी ताकि अपने सरफेस को मॉइस्ट रख सकें। अब एल्व्यूलर फ्लूइड में हमारे पास जो है एक और चीज़ शामिल होती है जिनको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ये बेसिकली फास्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। तो जो सर्फेक्टेंट होता है वो सरफेस टेंशन को जो है वो कम करने की कोशिश करता है। अगर ये सर्फेक्टेंट ना हो तो हमारे जो अल्विलाई हैं इनमें इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि ये जो है गैसियस एक्सचेंज को जो है वो बर्दाश्त कर सके, इस वजह से जो है ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो अल्व्यूलर वॉल के साथ जो है ये मिलकर अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं, उनके साथ मिलकर जो है सर्फेक्टेंट क्या करता है कि वो जो सरफेस टेंशन होती है उसको रिड्यूस करता है। अब इसमें हमारे पास अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस का जिक्र आ गया। इट मीन्स कि ये इम्यून फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, जिसमें इसमें मैक्रोफेजेस हमारे पास है। मैक्रोफेजेस जो है एज अ फेगोसाइट्स काम करते हैं, जो कि जितने भी हमारे पास आउटसाइड पैथोजेंस, डेब्रिस जो भी एंटीजन टाइप उनको नज़र आता है कि वो डैमेज कर रहा है तो वो उसको रिमूव कर देते हैं। और अल्विलाई जो है वो हमारे पास सराउंड है बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरी से, जो गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे पास जो है ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ये जस्ट एक पार्ट लिया गया है। जब आप लोग पूरे अल्विलाई को स्टडी करोगे तो आपको फिर जो है अलॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क जो है वो अल्विलाई के नज़दीक है। तो ये जो है अब अल्वेलाई और उसका ब्लड सप्लाई जो है यहाँ से शो किया गया। ये वो ब्रोंकाइल है, फिर ये पल्मोनरी आर्ट्रियोल। अब यहाँ से जो है ब्लड कैपिलरीज को जो है शो किया गया है। तो जो अल्वेलाई होता है वो एक न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज के साथ मिलकर जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। यहीं पर जो है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी होगी कि ये एयर जो है यहाँ पर अल्वेलाई में आएगी और ये ब्लड के साथ जो है अपने आप को जो है वो एक्सचेंज कर, यानी अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्सचेंज होंगे, यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगी। फिर इसी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट टिश्यूज तक जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिलकर जो है टिश्यूज तक पहुँच जाएगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए, तो वो इंटरनल रिस्पायरेशन हो जाएगी।
यहाँ से जो है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज को शो किया गया है कि ये हमारे पास जो है अल्वुलर सैक की वॉल है। यहाँ पर जो है ब्लड ने जो है ऑक्सीजन पिक कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से अल्वुलाई को दे दिया। अब ये अल्वुलाई यहाँ से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बेसिकली एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है यहाँ से पिक हो गया ब्लड की तरफ, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो गई। उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है जाएगा टिश्यूज तक, इंटरनल रिस्पायरेशन। और ये जो बदले में अल्विलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लिया है, तो ये दोबारा लंग्स के थ्रू जो है दोबारा नोज और माउथ के साइड से जो है एयर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी और ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहता है। अब हमारे पास जो है प्लूरल मेम्ब्रेन का जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जो लंग्स होती हैं इनको जो है दो सीरस मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली यानी इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लूरा बोलते हैं। ये बेसिकली दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती हैं, एक पैराइटल मेम्ब्रेन होती है और एक विसरल मेम्ब्रेन। आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि जो पैराइटल मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा आउटसाइड पर होगी और जो विज़रल होगी यानी ये जो है विज़रा का मतलब ही जो है वो इनर लेयर होता है, इनर ऑर्गन्स को कवर करना। तो जो विज़रल मेम्ब्रेन होगी ये इनर लेयर होगी। पैराइटल मेम्ब्रेन जो है ये थोरैसिक कैविटी जो बाहर साइड पर है उसको जो है कवर करेगी और जो विज़रल मेम्ब्रेन है ये लंग्स को कवर करेगी। अब विज़रल और पैराइटल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस होगा जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलेंगे। अब कैविटी कवर्ड है तो इसमें जो है खामखा जो है फ्लूइड होगा, यानी ये प्लूरल फ्लूइड इसमें होगा। अब ये क्या करेगा कि ये जो है हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा कि हमारे जो मेम्ब्रेन्स है वो आपस में रगड़े ना, यानी उनमें फ्रिक्शन टेंशन काज ना हो। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो हमारे मेम्ब्रेन्स को जो है वो वेट रखता है ताकि जब हमारे पास जो है मेम्ब्रेन्स के लंग्स के जो मेम्ब्रेन्स है वो कोलैप्स ना हो और वो आसानी के साथ जो है ब्रीथिंग में अपना परफॉर्मेंस दे सकें। अब हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी मसल्स। इसमें हमारे पास जो है एक एक्टिव ब्रीथिंग और एक क्वाइट ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग जो है मसल्स को डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद एसेसरी और प्रिंसिपल मसल्स जो हैं इनमें डिफाइन किया गया है। अब हमारे पास इनहेलेशन के जो है वो कौन से मसल्स हैं, तो इनमें हमारे पास जो है मसल्स शामिल होते हैं। वो मसल्स होते हैं जो इनहेलेशन में मदद करते हैं, जिसमें हमारे पास डायफ्राम आता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आते हैं, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल या स्केलिन मसल। तो अब ये वो मसल्स होंगे जो इनहेलेशन में मदद करते हैं। जिस तरह डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो फॉरवर्ड की तरफ मूव होते हैं ताकि चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हो सके और एयर जो है वो इनहेल हो सके। इसी तरह हमारे पास जो है मसल्स ऑफ एक्सहेलेशन होते हैं, जिनमें हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल्स आ सकते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिन। ये हमारे पास वो मसल्स हैं जो कि एक्सहेलेशन में काम करते हैं, यानी ये जो है रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि जो एयर है उसको एक्सहेल कर सके। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डायफ्राम। अब डायफ्राम ये होती है स्केलेटल मसल्स हैं जो चेस्ट और एब्डोमिन की मूवमेंट होती हैं। इंस्पिरेशन में क्या होगा, यानी जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो इसमें डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करने में मदद करता है ताकि जो एयर होती है वो ये एक नेगेटिव प्रेशर बनाता है। अब नेगेटिव प्रेशर बनाने के बाद क्या होगा कि जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, थोरैसिक स्पेस इंक्रीज हो गया है, नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो एयर जो होगी वो अंदर साइड पे मूव करेगी। एक्सपायरेशन में डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हुआ है और उसका जो इंटरकॉस्टल मसल्स थे जो इंस्पिरेशन में फॉरवर्ड हो रहे थे वो भी अपनी पोजीशन पे यानी वो बैकवर्ड मूव करेंगे। तो वो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जो है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एयर होगी वो मूव फॉरवर्ड करेगी यानी वो बॉडी से निकल जाएगी। अब इन डायफ्राम को जो है कौन सी नर्व जो है वो इनर्वेट करती है, तो उसको हम फ्रेनिक नर्व फाइबर्स बोलते हैं, यानी C3, C4 और C5 ये इनको इनर्वेट करती है। अब ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स किस तरीके से होता है,
अब इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि जो रिब केज होता है ये अपनी वॉल्यूम को किस तरीके से चेंज करता है, यानी इनहेलेशन में वो वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ रही होती है और एक्सहेलेशन में वो वॉल्यूम कैसे कम होती है। तो जो इनहेलेशन होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस है ब्रीथिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो है इसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। तो जो इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाता है, जो हमारे चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाता है ताकि एयर जो है वो इंटर हो सके। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कि वो मूव फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी वो आउटसाइड पे निकल जाते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, वो जो चेस्ट है वो चेस्ट एक्सपेंशन है वो ज़्यादा हो जाती है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब्स आप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो वॉल्यूम जो है ये ज़्यादा होगा। तो जो है हमारे पास जो दोनों एक्शंस हैं वो हमारे पास एक ही साथ पे होते हैं, यानी डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिब्स उसी टाइम फॉरवर्ड मूव करते तो तभी ये फंक्शन होता है, वरना नहीं होता। डायफ्राम हमारे पास एक मसल है, इंस्पायरेशन का भी, एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग का भी, वेट लिफ्टिंग का भी और थोरेको एब्डोमिनल पंप का भी। ये 4 फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक्सहेलेशन जो है इसको नहीं दिया गया था, तो एक्सहेलेशन का आप लोग ये याद रखिए कि एक्सहेलेशन में ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा है तो ये बिल्कुल इसी के उलट होगा, यानी जो डायफ्राम जो है ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो एक्सहेलेशन में जो है वो रिलैक्स होगा। यहाँ पर रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव कर रही थी, फॉरवर्ड मूव कर रही थी, तो एक्सहेलेशन में जो है रिब्स जो है वो बैकवर्ड मूव करेंगी, तो उससे चेस्ट एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाएगी और एयर जो है वो निकल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन है वो उसको एक रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है जो सीएनएस में मौजूद है। अब जो रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि जो हमारे पास ब्रेन जो होता है और जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो इम्पल्सेस को भेजता है और वो नर्व्स के थ्रू वो आते हैं और हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे पास एक रिस्पायरेटरी सेंटर है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है ये क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स को भेजेगा, जो कि बदले में क्या करेंगे कि मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब उस मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म होगा वो रेगुलेट होगा। अब इसमें हमने जो है अपने रिस्पायरेटरी सेंटर को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट एरिया है वो क्या है, मेड्यूलरी रिथमिसिटी एरिया। अब इस एरिया का जो होगा वो अपना अपना काम होगा। तो इसमें जो हमने पहला एरिया जो है वो पढ़ा है वो है मेड्यूलरी रिथमिसिटी एरिया। इसमें हमारे पास जो है मेडुला ऑब्लंगेटा इसमें लोकेट होता है और ये बेसिक रिदम ऑफ रिस्पायरेशन के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। यानी ये क्या करेगा कि ये इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी एरियाज में जो है न्यूरॉन्स भेजेगा। क्वाइट ब्रीथिंग यानी जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, मतलब हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, हमने कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, सिटिंग पोजीशन में सिंपल क्वाइट ब्रीथिंग हो रही है, आप जो भी पोजीशन है लेकिन क्वाइट ब्रीथिंग है। तो इसमें जो इनहेलेशन होती है वो 2 सेकंड के लिए होती है और जो एक्सहेलेशन होती है वो 3 सेकंड के लिए होती है। तो इसमें जो है हमारे पास जो इंस्पायरेटरी एरिया होता है, तो अब ये बेसिक रिदम को जो है वो किस तरीके से मेंटेन रखेगा, अब ये पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो इंस्पायरेटरी एरिया होगा वो अपने इम्पल्सिस भेजेगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास इनहेलेशन में जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके थ्रू जो हमारा इंस्पायरेटरी एरिया होगा वो इम्पल्सिस भेजेगा नर्व्स के थ्रू, यानी जो मसल से जो है वो नर्व्स के थ्रू जो है वो जाएंगे। जिस तरह हमने इंटरकॉस्टल नर्व्स के बारे में पढ़ा जो T1 से T11 तक थे और डायफ्राम में जो है C3 से C5। तो ये जो है हमारे पास इम्पल्सेस जो है जब ये नर्व्स तक पहुंच जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा
कि डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जिसमें मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होके मूव फॉरवर्ड करेगा और इनहेलेशन जो है वहाँ पर अकर होगी। अब चूंकि हमने पढ़ा इनहेलेशन 2 सेकंड क्या होता है, तो जब 2 सेकंड में जो है जब इनहेलेशन हो गई उसके बाद जो इंस्पायरेटरी एरिया होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा और जो इम्पल्सेस हैं वो सीज हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को जो है कोई और इम्पल्स नहीं मिलेगा तो ये दोबारा से अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे और ये जो प्रोसेस होगा ये 3 सेकंड्स में होगा और उसके बाद जो है ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। यानी इंस्पायरेटरी एरिया से जो है इम्पल्सेस आएंगे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब इनहेलेशन स्टॉप हो जाएगी यानी 2 सेकंड्स हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर उसके बाद कोई इम्पल्स नहीं आएगी। तो जब कोई नहीं आएगी तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे और ये उसी तरह जो है वो रिपीट होता रहेगा। अब ये जो हमने इंस्पिरेटरी एरिया का जितना हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म पढ़ा, तो जो हमारे पास क्वाइट ब्रीथिंग होती है यानी नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हमारे एक्सपायरेटरी एरिया के जो न्यूरॉन्स होते हैं उन वो इनएक्टिव होते हैं। आप लोगों ने देखा कि उसमें इंस्पायरेटरी एरिया काम कर रहा था, इम्पल्स भेजा नहीं भेजा तो वो अपनी पोजीशन पर वापस आ गए। तो ये एक नॉर्मल ब्रीथिंग थी। लेकिन अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग है जिसमें हमारे पास कोई क्लाइंट ने जो है एक्सरसाइज की है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें फोर्सफुल ब्रीथिंग हो रही है या उसको रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें जो नर्व इम्पल्सेस होंगे इंस्पायरेटरी एरिया से वो साथ साथ जो है एक्सपायरेटरी एरिया के जो इम्पल्सेस होंगे उसको भी जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इसमें जो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी जो है साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमारे पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो है यहाँ पर काज होगी। अब हमने जो है हमारे जो तीन रीजन्स थे रेस्पिरेटरी सेंटर के, उसमें मेड्यूलरी रिथमिसिटी एरिया था जिसको आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसकी दूसरे एरिया की बात करते हैं यानी हम इसके नीमोटैक्सिक एरिया की बात करते हैं। यानी एयर और टैक्सिक का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो एयर अरेंजमेंट के थ्रू अब हम इसकी बात करेंगे। अब ये इसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है यानी इसका जो रीजन है वो अपर पॉन्स से जो है ये स्टार्ट होता है। तो ये ट्रांसमिट करता है इनहिबिटरी यानी ये इंस्पायरेटरी एरिया को इनहिबिट करता है, उसको इम्पल्सिस भेजता है और उसको कहता है कि आप अपना जो इंस्पायरेटरी फेज है उसको ऑफ कर दो। जब हमारे पास लंग्स जो हैं वो फुल एयर से जो है वो फुल नहीं होते और इस बीच में क्या होता है कि जो हमारे पास इंस्पायरेटरी एरिया को जो है वो पॉन्स इनहिबिटरी इम्पल्सेस जो है वो भेज देता है। इसमें हमारे पास जो ब्रीथिंग रेट होता है वो मोर रैपिड होता है अगर हमारे पास नीमोटैक्सिक एरिया जो है वो एक्टिव है। तो इसमें क्या होगा कि ये इनहेलेशन जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर लेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अपर पॉन्स जो है ये इन्वॉल्व हो गया है और उसने इंस्पायरेटरी एरिया को मना कर दिया है, इनहिबिटरी इम्पल्सेस जो हैं वो उसने भेजे हैं। अब आता है एप्नियोस्टिक एरिया। अब यहाँ का जो एरिया है ये लोअर पॉन्स का एरिया है। इसमें जो एप्नियोस्टिक एरिया है ये स्टिमुलेटरी, ये बिल्कुल नीमोटैक्सिक के उलट काम करेंगे, ये उसकी जिद से काम करेंगे। अगर आप लोग समझना चाहें तो ये उसकी जिद पे काम करेंगे। किस तरह कि ये जो है जो एज कम्पेयर टू न्यूमोटैक्सिक एरिया यानी जो अपर पॉन्स थे वो इंस्पायरेटरी एरिया को बोल रहे थे कि आप स्टॉप कर जाओ और इनहेलेशन का ड्यूरेशन शॉर्ट कर रहे थे। एप्नियोस्टिक एरिया जो लोअर, तो वो क्या करेगा कि वो स्टिमुलेटरी इम्पल्सेस भेजेगा इंस्पायरेटरी एरिया को ताकि उसको और एक्टिवेट कर सके, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि इनहेलेशन जो होगी वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी, जिसकी वजह से
निमोटेक्सिक एरिया की वजह से हमारे पास रैपिड ब्रीथिंग हो रही थी। तो एपनियोस्टिक एरिया की वजह से हमारे पास लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन हो गए। तो जो निमोटेक्सिक और एपनियोस्टिक एरिया होते हैं, ये एज अ ट्रांजिशन, ये एक दूसरे के अंदर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। कभी निमोटेक्सिक एरिया जो है उसको इनहिबिट करने के लिए कहता है, उसके बाद जो है हमारे पास एपनियोस्टिक एरिया में जो है एक्सहेलेशन के लिए जो है वो उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ट्रांजिशन में जो है वो काम करते हैं। अब हम डिफरेंट वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं। ये वॉल्यूम जो है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि एक सांस में जो है इनहेल या एक्सहेल हो सके, जो नॉर्मली 500 ml होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि फोर्सफुली इनहेल किया जाता है एक नॉर्मल टाइडल इनहेलेशन के बाद। यानी आपने एक नॉर्मल इनहेलेशन कर ली, उसके बाद जो है आपने फोर्सफुली मजीद एयर जो है वो इनहेल करने की कोशिश की, तो वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो कि 3000 ml तक हो सकता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि आपने एक नॉर्मल एक्सहेलेशन ऑफ एयर की, उसके बाद आपने फोर्सफुली मजीद एयर को एक्सहेल करने की कोशिश की, तो वो 1200 ml होता है। रेसिजुअल वॉल्यूम, अब ये वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो है आपके लंग्स में रह जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो कितना है, 1300 ml ऑफ वॉल्यूम होता है। अब कैपेसिटीज की बात है, वाइटल कैपेसिटी, ये जो है हमारे पास ये वो कैपेसिटी होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है जितनी भी हम उसको इनहेल करने की कोशिश करें, तो वो कितनी कैपेसिटी तक जो है वो हमारे पास वो जो एयर होती है वो इनहेल किया जाता है, यानी इनहेल और एक्सपायर दोनों, कि वो कितनी अमाउंट में इनहेल किया जाए और या कितनी अमाउंट में एक्सहेल किया जाए, तो ये वो कैपेसिटी यानी ये वो काबिलियत है, तो 4700 है। वाइटल कैपेसिटी जो है बेसिकली टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को प्लस करके जो है वाइटल कैपेसिटी बनाई गई है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब वाइटल कैपेसिटी में दोनों चीज़ें आती हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में ये वो एयर होगी जो कि कितनी कैपेसिटी है एक लंग में कि वो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सके एक नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद, तो वो क्या है, हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो नॉर्मल 3500 हो गया। अब फंक्शनल, अब ये वो अमाउंट ऑफ एयर होगा जो कि लंग्स में जो है वो रह जाएगा एक टाइडल वॉल्यूम के निकल जाने के बाद, एक्सपायरेशन के बाद, तो वो फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है, तो वो 2500 है। तो जो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी है ये किससे बनती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिजुअल वॉल्यूम, ये दोनों मिलकर जो है हमारे पास फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी बनाते हैं। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, कि लंग की जो है वो कितनी कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर सके मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद, तो इसमें हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिजुअल वॉल्यूम, ये चार चीज़ें प्लस करके हम टोटल लंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल 6000 ml तक होती है। अब हमारे पास जो है अभी अब तक हम नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो अभी हम कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की बात करते हैं। जो हमने प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ा, जब उनमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, तो जो टस कवर्ड आपको नजर आ रहा है, टस का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन, आप लोग क्लिनिकल साइड पे जब भी टस कवर्ड सुनेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को शो करेगा, तो फिर हम इसको प्लूराइटिस बोलते हैं। ये किसके नतीजे में कि अगर हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन में जो है जो प्लूरल फ्लूइड है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाए, तो वो प्लूरल इफ्यूजन की तरह, यानी वो जो है अगर मेम्ब्रेन में है एक्यूमुलेशन तो वो प्लूराइटिस है, और अगर वो कैविटी में जो है वो एक्सेस हुआ है तो वो प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है।
अगर हमारे पास जो है एयर जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर वो हो गई है, इंट्रोड्यूस हो गई है कोई भी सर्जिकल ओपनिंग की वजह से, या जो है स्टैबिंग यानी कोई भी छुरा वगैरह जो भी नुकीली चीज़ है वो अगर किसी ने जो है वो आपके लंग्स के अंदर जो है किसी ने स्टैब कर दी, उसकी वजह से भी एयर जो है लंग्स में इंट्रोड्यूस हो सकती है, या गन शॉट की वजह से। तो जो एयर है वो प्लूरल कैविटी में चली जाए तो वो निमोथोरिक्स कहलाता है, और अगर ब्लड जो है वो चला जाए तो वो हीमोथोरिक्स कहलाता है। और जो लंग्स की कोलैप्स होती है उनको हम एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। एटिलिस मतलब इनकम्प्लीट और एक्टेसिस मतलब एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होगी, इनकम्प्लीट एक्सपेंशन होगी, क्योंकि जो लंग्स हैं ये कोलैप्स हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। अब ये हमारे पास वो टर्मिनोलॉजीज जो कि हम ब्रीथिंग के तौर पर ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। एपनिया, ये जो सी सेक्शन मतलब जिसमें ब्रीथिंग नहीं होगी तो वो एपनिया कहलाएगा। डिसपनिया, जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम इसको कहते हैं। यूपनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग होती है जो 12 टू 15 बीट्स पर मिनट, या हमारे पास 16 टू 20 बीट्स पर मिनट, ये हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग है। अब हाइपर एपनिया क्या है, जब रेट और डेप्थ इंक्रीज हो जाए, हाइपर एपनिया। और हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो ब्लड में कम हो जाए, उसकी वजह से पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। और हाइपोवेंटिलेशन, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से पल्मोनरी वेंटिलेशन कम हो जाए, तो वो हाइपोवेंटिलेशन है। उसके बाद ऑर्थोपनिया, ये वो पर्सन होगा जिसको जो है लेटने हुए जो ब्रीथिंग है उसमें, यानी वो पर्सन जो है वो लेट कर जो है वो सही सांस नहीं ले सकता। वो या तो बैठ कर या जो है खड़े होकर जो है सही सांस ले सकता है, वो लेट नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम हो रही है। टेकिपनिया, जब हमारे पास क्विक शैलो ब्रीथिंग होती है, और जो ब्रेडिपनिया है वो स्लो ब्रीथिंग होती है। हाइपोक्सिया, जब हमारे पास जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो टिश्यूज में कम हो जाए। फिर इसके लिए एक और टर्म यूज होता है हाइपोक्सीमिया। जब हमारे पास ब्लड वेसल्स में जब कम हो जाए तो वो हाइपोक्सिया है, और जब टिश्यूज पे कम हो जाए तो वो हाइपोक्सीमिया है। और यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद जो है एक और पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि जो शॉर्ट क्लिप में डालती हूँ टिकटॉक पे, तो उसकी जो फुल वीडियो होती है वो यूट्यूब पे मौजूद होती है, तो आप लोग जो है वो वहाँ से डायरेक्ट जो है यूट्यूब पे फुल वीडियो देख लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।